नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे हाथ जो दस्तावेज लगा है वो पहली नज़र में शायद थोड़ा सूखा सा लगे। ये एलोफॉर्म मटेरियल की स्टैकिंग यानी उसे सही तरीके से रखने के नियमों पर एक ट्रेनिंग नोट है। जब मैंने इसे पहली बार देखा तो सच में सोचा, स्टैकिंग मतलब सामान को एक के ऊपर एक रखना, इसमें इतना क्या खास है। लेकिन फिर मैंने इसे पढ़ना शुरू किया और लगा कि अरे नहीं, ये तो किसी भी फैक्ट्री की रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो आज का हमारा मिशन ये है कि इस आम से दिखने वाले काम के पीछे छिपे विज्ञान, मनोविज्ञान और खतरों को समझा जाए। ये सिर्फ चीजों को करीने से रखने के बारे में नहीं है, मतलब ये असल में व्यवस्था और अव्यवस्था के बीच की लड़ाई है, जहां एक छोटी सी चूक के नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि सामान के ढेल में क्या-क्या राज छिपे हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। इस ट्रेनिंग नोट का असल मकसद क्या है? इसमें साफ लिखा है कि एलुफॉर्म पैनल, प्रॉप्स और दूसरे सामान को सुरक्षित, स्थिर और व्यवस्थित तरीके से रखा जाए। लक्ष्य है चोट से बचना, मटेरियल का नुकसान रोकना और रास्तों को खुला रखना। ये तो मतलब ठीक है, ये तो अपेक्षित ही था। सही बात है। लेकिन यहाँ जो दिलचस्प बात है वो व्यवस्थित शब्द में छुपी है। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ साफ सफाई या चीजों का सुंदर दिखना नहीं है। ये असल में पूरे काम के भाव यानी वर्क फ्लो को बेहतर बनाने के बारे में है। सोचिए, अगर सही सामान सही जगह पर ना हो तो उसे ढूंढने में कितना वक्त बर्बाद होगा। और उसी जल्दबाजी में हादसे होते हैं। बिल्कुल। दस्तावेज में कुछ खास जोखिमों का जिक्र है, जैसे एल्यूमिनियम पैनल का फिसलना, और इनके किनारे बहुत तेज होते हैं जिनसे गहरे कट लग सकते हैं। ओहो। या फिर किसी भारी चीज के नीचे हाथ पैर का कुचल जाना। अच्छा, तो ये सिर्फ ढेर के गिरने का खतरा नहीं है, मतलब मटेरियल अपने आप में भी एक खतरा हो सकता है। और इसमें एक और बात पर जोर दिया गया है, साझा जिम्मेदारी। हम्म। यानी ऑपरेटर, हेल्पर, सुपरवाइजर, सेफ्टी ऑफिसर सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या असल में ऐसा होता है, या आखिर में गलती किसी एक के सिर पे डाल दी जाती है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, जब जिम्मेदारी किसी एक की होती है तो बाकी लोग कह सकते हैं कि निश्चिंत हो जाते हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन जब कहा जाता है कि ये सबकी जिम्मेदारी है तो इसका मतलब बदल जाता है। ये एक टीम गेम की तरह हो जाता है, जहां सब एक दूसरे पर नजर रखते हैं। अगर कोई हेल्पर किसी ऑपरेटर को जल्दबाजी में गलत तरीके से सामान रखते हुए देखता है तो वो सिर्फ टोक सकता है। तो एक तरह से एक दूसरे को चेक करने वाला सिस्टम बन जाता है। बिल्कुल। ये एक ऐसी संस्कृति बनाने की कोशिश है जहां सुरक्षा किसी की नौकरी का हिस्सा नहीं, बल्कि सबकी आदत का हिस्सा बन जाए। ये व्यक्तिगत जवाबदेही से बढ़कर एक सामूहिक सोच बन जाती है। ठीक है, तो खतरे असली हैं और जिम्मेदारी सबकी है। अब आते हैं बचाव पर। इसके लिए जरूरी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों यानी पीपीई की एक लिस्ट दी गई है। कुछ तो सीधी सादी बातें, जैसे सिर बचाने के लिए सेफ्टी हेलमेट, ये तो समझ आता है, ऊपर से कुछ गिरा तो। हाँ, वो तो सबसे पहला बचाव है। लेकिन इसमें कट प्रतिरोधी दस्तानों का भी जिक्र है। क्या ये एलोफॉर्म पैनल सच में इतने तेज होते हैं कि हाथ कट जाए? बहुत ज्यादा। एल्यूमिनियम की चादरें जब काटी जाती हैं तो उनके किनारे रेजर की तरह तेज हो सकते हैं। अच्छा। हाँ, बिना दस्तानों के उन्हें उठाना मतलब सीधे सीधे चोट को दावत देना है। इसी तरह स्टील टो वाले सेफ्टी शूज, हमें लगता है कि ये सिर्फ तब काम आते हैं जब कोई भारी चीज पैर पर गिर जाए। हाँ। लेकिन ये तब भी बचाते हैं जब आप गलती से किसी नुकीली या भारी चीज पर पैर रख दें। मतलब हर पीपीई के पीछे एक खास तरह के हादसे की कहानी छिपी होती है। बिल्कुल। और ये हाई विजिबिलिटी जैकेट, मतलब ये चमकीली जैकेट, ये तो आजकल हर कंस्ट्रक्शन साइट पे दिखती है। यहाँ इसकी क्या खास वजह है? इसकी वजह है प्लांट या यार्ड का माहौल। हाँ, फोकलिफ्ट, ट्रक और दूसरी मशीनें लगातार घूमती रहती हैं। उनके ऑपरेटर की नजर हर तरफ नहीं हो सकती, बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं। सही बात है। ऐसे में अगर कोई चमकीली जैकेट पहनकर घूम रहा है तो वो दूर से ही नजर आ जाता है। ये जैकेट आपके और एक बड़ी मशीन के बीच एक तरह से सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। तो आप देखिए, हर उपकरण के पीछे क्यों है। ये सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं है। नहीं, ये अनुभव से सीखा गया सबक है। सही बात है। मतलब हर पीपीई एक सवाल का जवाब है जो शायद किसी हादसे के बाद पूछा गया होगा। बिल्कुल। और दस्तावेज में इन खतरों को फिर से दोहराया गया है। सिर की चोट, पैर कुचलना, इमरजेंसी गेट का ब्लॉक होना और साथ में मटेरियल के खराब होने से होने वाला आर्थिक नुकसान। ये आखिरी वाला बिंदु भी महत्वपूर्ण है।
ये सुरक्षा को कंपनी के फायदे से भी जोड़ता है। हाँ, क्योंकि जब सुरक्षा को सिर्फ एक खर्चे की तरह देखा जाता है तो उसमें कटौती की जाती है। लेकिन जब ये समझाया जाता है कि खराब स्टैकिंग से लाखों का मटेरियल बर्बाद हो सकता है, तो मैनेजमेंट भी इस पर ज्यादा ध्यान देता है। सुरक्षा और मुनाफा असल में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, असली काम पर, मतलब क्या करें और क्या ना करें। हाँ, पहले क्या करें की बात करते हैं। इसमें सबसे पहली बात कही गई है योजना और लेआउट, मतलब सामान कहीं भी नहीं फेंक देना है। पहले से तय जगहों पर ही रखना है, जमीन पर बनी लाइनों और ऊंचाई की सीमाओं का पालन करना है। इसे समझने का एक बहुत आसान तरीका है। बताइए। जब हम किसी दुकान से बहुत सारा सामान खरीद कर लाते हैं और उसे गाड़ी की डिक्की में रखते हैं, तो क्या करते हैं? भारी चीजें नीचे, हल्की ऊपर। बिल्कुल, भारी और मजबूत चीजें नीचे और हल्की या नाजुक चीजें जैसे ब्रेड या अंडे ऊपर। ये भौतिकी का एक सामान्य नियम है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नीचे रखना ताकि संतुलन बना रहे, ताकि वो गिरे नहीं। हाँ, फैक्ट्री में भी यही सिद्धांत काम करता है। बस यहाँ दांव पर अंडे नहीं बल्कि इंसानी जिंदगी होती है। वाह, भारी सामान नीचे रखो सिर्फ एक नियम नहीं, ये भौतिकी का व्यवहारिक इस्तेमाल है। ये तो बहुत अच्छा उदाहरण है। और इसमें ये भी लिखा है कि आने जाने के लिए कम से कम 1 मीटर का रास्ता साफ रखें। 1 मीटर तो काफी ज्यादा जगह होती है। क्या ये सिर्फ आने जाने की सहूलियत के लिए है? नहीं, इसका एक और बहुत बड़ा कारण है। कल्पना कीजिए कि अचानक कोई इमरजेंसी हो जाए, आग लग जाए या कोई गैस लीक हो। ओह, ठीक है। धुएं और घबराहट में लोगों को बाहर भागना है। अगर रास्ते में सामान का ढेर लगा हो तो क्या होगा? सब फंस जाएंगे। वो 1 मीटर का रास्ता उस वक्त जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय कर सकता है। ये सिर्फ एक गलियारा नहीं, ये एक एस्केप रूट है। वाह, मैंने इस तरह से तो सोचा ही नहीं था। अच्छा, स्टैकिंग के तरीके पर भी काफी जोर दिया गया है। जैसे रैक या पैलेट का इस्तेमाल करो, पैनल को सपाट रखो और ढेर को लुढ़कने से बचाने के लिए चोक या स्टॉपर लगाओ। और एक बहुत जरूरी बात, हर लोडिंग या अनलोडिंग के बाद ढेर के संतुलन की जांच करो। हाँ, क्योंकि ढेर कोई पत्थर की इमारत नहीं है जो एक बार बन गई तो वैसी ही रहेगी। सही। ये एक जीती जागती बदलती हुई चीज है। जैसे ही आप उसमें से कुछ निकालते हैं या उसमें कुछ नया डालते हैं, उसका पूरा संतुलन बदल जाता है। इसलिए हर बार जांच करना जरूरी है। ये ऐसा है जैसे आप जिंगा का गेम खेल रहे हो। हर ब्लॉक निकालने के बाद आपको देखना पड़ता है कि टावर अभी भी स्थिर है या नहीं। जेंगा। हाँ, ये एक सतत प्रक्रिया है, एक बार का काम नहीं। जेंगा, बिल्कुल सही उदाहरण। अब बात करते हैं उन चीजों की जो नहीं करनी है। मुझे लगता है कि क्या न करे वाली लिस्ट क्या करे वाली लिस्ट से ज्यादा दिलचस्प होती है, क्योंकि ये इंसानी गलतियों और शॉर्टकट लेने की आदतों के बारे में बताती है। बिल्कुल, ये मानवीय स्वभाव का आईना होती है। जैसे पहला ही नियम है, सामग्री को बेतरतीब ढंग से या जल्दबाजी में न रखें। ये तो सीधे सीधे उस दबाव की ओर इशारा कर रहा है जो मजदूरों पर होता है। काम जल्दी खत्म करना है तो चलो बस फेंक दो। सही पकड़ा आपने। जल्दबाजी ज्यादातर हादसों की जड़ होती है। जब आप पर डेडलाइन का प्रेशर होता है तो सबसे पहले सुरक्षा नियमों को ही ताक पे रखा जाता है। ये नियम उस मानवीय प्रवृत्ति से लड़ने के लिए बनाया गया है। और ये वाला तो मेरा पसंदीदा है, ढेर पर न चढ़ें। मतलब ये नियम लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका मतलब है कि लोग सच में ऐसा करते होंगे। यकीनन करते होंगे। कोई शॉर्टकट लेने के लिए या ऊपर से कोई सामान उठाने के लिए शायद ढेर पर चढ़ जाता होगा। यकीनन। नियम अक्सर या तो खून से लिखे जाते हैं या फिर किसी इंसिडेंट रिपोर्ट की स्याही से। सही कहा। अगर ये नियम मौजूद है तो इसका मतलब है कि अतीत में कोई ना कोई कर्मचारी ढेर पर चढ़ा होगा और शायद कोई हादसा भी हुआ होगा।
ये हमें बताता है कि नियम हवा में नहीं बनते, वे जमीनी हकीकत और पिछली गलतियों का नतीजा होते हैं। ये अपने आप में एक चेतावनी भरी कहानी है। बिल्कुल। तो अगर किसी को कोई ढेर अस्थिर दिखता है तो क्या उसे खुद ही ठीक कर देना चाहिए? अहीं बिल्कुल नहीं, और दस्तावेज इस बारे में बहुत स्पष्ट है। अच्छा। अगर आपको कोई खतरा दिखे तो हीरो बनने की कोशिश ना करें। पहला काम है उस जगह को तुरंत बैरिकेड करना, यानी घेर देना, ताकि कोई और उसके पास ना जाए। ठीक है। फिर उस पर एक चेतावनी वाला टैग लगाना, असुरक्षित उपयोग न करें। और फिर अपने सुपरवाइजर को बताना? उसे ठीक करने का काम विशेषज्ञों का है, जो सही निगरानी में उसे सुरक्षित तरीके से दोबारा लगाएंगे। यह एक बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया है। मतलब समस्या को रोकने के लिए भी एक सिस्टम है, लेकिन इससे भी बेहतर तो यही होगा कि समस्या पैदा ही ना हो। हाँ बिल्कुल। इसके लिए क्या उपाय बताए गए हैं? इसके लिए दस्तावेज प्रोएक्टिव यानी सक्रिय उपायों पर जोर देता है। सिर्फ समस्या होने पर प्रतिक्रिया देना काफी नहीं है। इसमें दो मुख्य बातें हैं, नियमित ट्रेनिंग और रोजाना की सुरक्षा जांच। तो ये एक सुरक्षा संस्कृति बनाने की कोशिश है, सिर्फ नियमों की एक किताब थमा देना नहीं। बिल्कुल। और इसी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नोट के आखिर में कुछ सुरक्षा नारे भी दिए गए हैं। सच कहूं तो ये नारे कई बार थोड़े घिसे पिटे या बचकाने लगते हैं, जैसे आज सही स्टैकिंग, कल सुरक्षित काम, या स्थिर ढेर, शून्य दुर्घटना। क्या इन नारों का सच में कोई असर होता है? ये एक जायज सवाल है। ये नारे शायद पहली नजर में बहुत सरल लगें, लेकिन इनका एक मनोवैज्ञानिक असर होता है। वो कैसे? ये सुरक्षा को रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा बना देते हैं। जब कोई कर्मचारी दूसरे से मजाक में भी कहता है, भाई स्थिर ढेर, शून्य दुर्घटना, तो वो अनजाने में ही एक दूसरे को सुरक्षा की याद दिला रहे होते हैं। अच्छा। ये एक निरंतर रिमाइंडर की तरह काम करते हैं, जो सुरक्षा के विचार को हर किसी के दिमाग में ताज़ा रखते हैं। ये संस्कृति को मजबूत करने वाले छोटे छोटे बीज हैं। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। हमने एक बहुत ही सामान्य से दिखने वाले विषय से शुरुआत की थी, सामान का ढेर लगाना। और हम कहाँ तक पहुँच गए? हमने भौतिकी, मनोविज्ञान, सिस्टम डिजाइन और एक पूरी सुरक्षा संस्कृति बनाने की बात कर ली। साफ है कि स्टैकिंग सिर्फ सामान को एक जगह रखना नहीं है, ये एक कला भी है और विज्ञान भी। बिल्कुल। और जो सिद्धांत हमने यहाँ देखे, वे सिर्फ एक एलुफोम फैक्ट्री तक ही सीमित नहीं हैं। आप इन्हें कहीं भी लागू कर सकते हैं। जैसे अपने घर की अलमारी को व्यवस्थित करना हो ताकि भारी डिब्बे आपके ऊपर ना गिरें। हाँ, ये तो होता है। या फिर अपने कंप्यूटर की डिजिटल फाइलों को फोल्डर्स में ठीक से रखना हो ताकि जरूरत के वक्त सब कुछ आसानी से मिल जाए। मूल सिद्धांत वही है, योजना बनाना, जोखिम को समझना और एक व्यवस्थित तरीका अपनाना। व्यवस्था हमेशा कुशलता और सुरक्षा लाती है, चाहे वो फैक्ट्री का फर्श हो या आपकी अपनी जिंदगी। बहुत खूब। इस बातचीत को खत्म करने से पहले चलिए सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। इस पूरे दस्तावेज में बार बार स्वीकृत स्टैकिंग, ऊंचाई और निर्धारित क्षेत्रों जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। हाँ। तो एक आखिरी सवाल सोचने के लिए ये है, ये मानक तय कौन करता है और कैसे? अच्छा सवाल है। क्या ये ऊंचाई उस सामान के वजन के हिसाब से तय होती है, या फर्श कितनी मजबूत है इस आधार पर, या फिर वहाँ कितनी मशीनें चलती हैं इस बात पर? हो सकता है ये पिछले हादसों के डेटा का विश्लेषण करके तय किया गया हो। ये दस्तावेज हमें बताता है कि क्या करना है, लेकिन इन नियमों के पीछे के कैसे और क्यों को खोजना शायद इस विषय को समझने की एक और गहरी परत हो सकती है।